सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, हम जितनी भी चर्चा कर ले आज तो दर्शक बस ये जानना चाहता है कि सीएम, डेप्यूटी सीएम, कैबिनेट की तस्वीर क्या होने जा रही है। तो सबसे पहले बात शुभेंदु अधिकारी को लेकर, यहाँ पर तो कोई दो राय है ही नहीं। सबसे बड़ा चेहरा, एक स्ट्रीट फाइटर इमेज, ममता बनर्जी को हराने वाला चेहरा, और कोई सबसे प्रबल दावेदार है तो वो तो शुभेंदु अधिकारी ही है। इसमें कोई दो राय नहीं मीनाक्षी, और बीजेपी के किसी भी कॉरिडोर में किसी भी लेवल से अगर आप चेक करें तो उसमें कोई डाउट लेश मात्र भी नज़र नहीं आ रहा है शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर। उसके पीछे वजह यह है कि अभी तक जो शुभेंदु अधिकारी का जो बीजेपी के लिहाज से जो टास्क रहा, जो उन्होंने परफॉर्म किया वो तो है ही, इससे आगे का जो टास्क है सरकार में आ जाने के बाद, उसमें भी शुभेंदु अधिकारी में बीजेपी सबसे ज़्यादा पोटेंशियल देख रही है, क्योंकि अब ये चैलेंज का दूसरा दौर शुरू होगा। अभी तक तमाम वायदों के बाद बीजेपी अब सरकार में आ गई है, अब सरकार में आने के बाद उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे चैलेंजिंग टास्क रहेंगे और उस चैलेंजिंग टास्क को करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, ऐसा हमें बीजेपी के सोर्स से बताया गया। और उस मजबूत नेतृत्व में शुभेंदु अधिकारी का नाम बताया गया। और शुभेंदु अधिकारी के लिहाज से अगर आप समझें तो न सिर्फ गवर्नेंस की एक उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, बल्कि पोस्ट पोल वायलेंस में जिस प्रकार की तस्वीर आप देख रही हैं और उनके अगर अपने सहयोगी की गोली मार कर हत्या कर दी जा रही है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से अभी भी एक बड़ा चैलेंज है बंगाल में पॉलिटिकल कल्चर जो है वायलेंस का, उसको ख़त्म करने का। और वो भी शुभेंदु अधिकारी के सामने एक मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी रहेगी कि कैसे उन सारी चीज़ों को भी न्यूट्रलाइज करें। और उस लिहाज से उस नाम में कोई भ्रम नहीं है। रह गई बात इसके अलावा मंत्रियों की, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि क्योंकि कुल अधिकतम 44 मंत्री हो सकते हैं बंगाल में, तो उसमें 30 से 35 लोग कल शपथ ले सकते हैं। डिप्टी सीएम को लेकर जो चर्चाएं चल रही है वो महज अभी तक चर्चाएं हैं, टॉप लेवल पे उस बाबत कोई भी अभी चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में हाल के दिनों में आप देखें तो बीजेपी का यही पैटर्न रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी बनाती है अलग अलग, चाहे जाति की बात करें या क्षेत्र की बात करें, उसको प्रतिनिधित्व देने के लिहाज से। तो बंगाल में भी उस बात को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन वो अभी चर्चाएँ हैं। इतना ज़रूर है कि बंगाल का जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा उसमें बीजेपी ये कोशिश रहेगी कि उसमें सबको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। जो बड़े नाम की अगर आप बात कर लें, जैसे अग्निमित्रा पॉल की बात करें, निशीथ कुमारी की बात कर लें, इसके अलावा दिलीप घोष की बात कर लें, अशोक लाहिरी की बात कर लें, इसके अलावा शंकर राय की बात कर लें, इस तरह से तमाम ऐसे बड़े नाम हैं। वो तो मंत्रिमंडल में आपको दिखेंगे। कुछ युवा चेहरा दिखेंगे, महिला प्रतिनिधित्व तो काफ़ी ज़्यादा महिलाएं भी बीजेपी से जीत कर आई हैं। बहुत पोटेंशियल लीडर के तौर पे ऐसी महिलाएं हैं जो कि बीजेपी में जीत कर आई हैं, तो उनका भी महिलाओं के नाम पर ही हम बात कर लेते हैं। अभी आपने एक नाम लिया अग्निमित्रा पॉल का, और अभी हमने उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें दर्शकों के साथ साझा की हैं, लेकिन जब हम उन महिलाओं की बात करते हैं जो बिल्कुल निचले तबके से आ रही हैं, अपनी लड़ाई लड़कर आ रही हैं, कलिता माझी जैसे चेहरे हो गए, अगर हम रत्ना देवनाथ जैसे चेहरों की बात करें, तो क्या एक मैसेजिंग के लिए ये तमाम चेहरों में से भी कोई एक चेहरा हो सकता है जो कैबिनेट में हो? और वो एक मिक्सचर रहेगा, जैसे मिक्सचर इस बात का रहेगा कि एक तो आपको गवर्नेंस भी देना होता है, उस काम को तो किया ही जाएगा, और दूसरी चीज़ की मैसेजिंग के लिहाज से भी कुछ चेहरों को शामिल किया जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आएगा वो ये कि कौन गवर्न कर सकता है, कौन डिलीवर कर सकता है, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकता है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि बीजेपी के सामने और बीजेपी की सरकार के सामने अभी सबसे बड़ा टास्क यही रहेगा कि जो वायदे किए गए थे उन वायदों को आप डिलीवर करें। इस लिहाज से जो बड़े मंत्रालय हैं, वो बड़े मंत्रालय तो निश्चित तौर पे वैसे जैसे स्वप्न दास गुप्ता, पहले के जो मैंने नाम बताया, या अशोक लाहिरी की नाम बताए, दिलीप घोष, निशीथ कुमारी, इस तरह के शंकर राय, इस तरह के नामों को दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी रिप्रेजेंटेशन के लिए वो मैसेजिंग वाले नाम भी ज़रूर होंगे। अच्छा देवेंद्र, क्योंकि इससे पहले जितनी भी सरकारें आई है वहाँ पर हमेशा दबे शब्दों में एक बात कही जाती थी कि जो दक्षिण बंगाल है उत्तर बंगाल को हमेशा निगलेक्ट करता रहा है कोलकाता से, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी इस बार इस भ्रम को तोड़ देगी? और क्योंकि बंगाल का जो भौगोलिक आप देखें, स्थिति देखें, तो जहां पहाड़ से लेके, जंगल से लेके, डेल्टा से लेके समुद्र का किनारा तक मौजूद है, ये रिप्रेजेंटेशन क्या बीजेपी कर पाएगी या करने की तैयारी पहले ही कर चुकी है? ये निश्चित तौर पे करना ही होगा, और कर पाएगी वाली बात नहीं है, करना ही होगा। और वो एक आसान टास्क इस लिहाज से नहीं होता कि जैसे एक बड़ा क्वेश्चन ये ज़रूर रहता है कि आपके पास इतने सारे चेहरे हैं
207 विधायक आपके पास ऑप्शन के तौर पर हैं। तो क्षेत्र के हिसाब से आप देखें, पोटेंशियल के हिसाब से देखें, इसके अलावा चाहे आप कास्ट की बात कर लें, जेंडर की बात कर लें, रीजन की बात कर लें, उन सारे पैरामीटर पर बीजेपी के पास ऑप्शन बहुत है। लेकिन यही एक चैलेंज भी होता है कि उतनी ज़्यादा संख्या में अगर आपके पास लोग हों तो फिर किन नामों को लेकर आप उसको मंत्रिमंडल में जगह देंगे, किन पर भरोसा करेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा से निश्चित तौर पर शुभेंदु अधिकारी का रहेगा। जैसे अग्निमित्रा पॉल का नाम अगर आ रहा है तो इस लिहाज से कि शुभेंदु अधिकारी की बेहद भरोसेमंद मानी जाती हैं। इसके अलावा बाकी नामों को अगर आप देख लें, चाहे अशोक लाहिड़ी, दिलीप घोष, स्वप्न दास गुप्ता, ये इन सबों को दिल्ली का भी आशीर्वाद वैसे ही प्राप्त है और पहले भी ये लोग अपना पोटेंशियल अलग अलग भूमिकाओं में अपनी दिखा चुके हैं। तो कुल मिलाकर एक ओवरऑल, जैसे दार्जिलिंग से एक नाम है एक राय का, उनके नाम को बहुत प्रमुखता से बताया जा रहा है। जंगल महल से एक महतो के नाम को लगभग तय माना जा रहा है। तो अलग अलग क्षेत्र से निश्चित तौर पर बीजेपी की कोशिश ये करेगी कि एक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन दिखाए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एरिया में जैसे बीजेपी को सफलता हासिल हुई है उसमें ये और जरूरी नजर आएगा। ये चर्चा लाने ही वाली थी देवेंद्र की, ये जो आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं, एक आंकड़ा जो हम देख रहे थे, शेड्यूल ट्राइब सीटों पर तो 100% का स्ट्राइक रेट रहा बीजेपी का, और शेड्यूल कास्ट की भी बात करें तो वहां पर भी 65% का स्ट्राइक रेट रहा है। ऐसे में इनका भी प्रतिनिधित्व, हालांकि पश्चिम बंगाल में हम ये फिर कहते हैं कि कास्ट सेंट्रिक जो है वो चर्चाएं नहीं होती हैं, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो इन पर भी गौर करना जरूरी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, और इस तरह की चर्चा तो होगी ही होगी और इस तरह के नाम होंगे ही होंगे। जैसे ट्राइबल बेल्ट में आप 16 की 16 सीट अगर बीजेपी जीत रही है तो निश्चित तौर पर उसके सामने एक बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि उस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दें। और बीजेपी के पूरे कैंपेन को अगर आप देखें तो कैंपेन भी उसी रूप में था। जैसे अगर कुड़मी कम्युनिटी के लिए आप ये बात कर रहे हैं कि कुड़माली जो लैंग्वेज है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे, तो उसके पीछे बीजेपी की कोशिश ये थी कि उस पॉकेट में जो 40 विधानसभा सीटें हैं उन 40 विधानसभा सीटों में एक बड़ा मैसेज दिया जाए। और अब जब वो मैसेज मिल गया रिजल्ट के तौर पर तो निश्चित तौर पर उसका रिप्रेजेंटेशन भी होगा। इसी तरह से राजवंशी की बात कर लें तो राजवंशी कम्युनिटी हमेशा से बीजेपी के पक्ष में वोट करते रही है, वहाँ पर वो रिप्रेजेंटेशन होगा। तो कोशिश ये रहेगी बीजेपी की कि चाहे शेड्यूल कास्ट की बात कर लें, शेड्यूल ट्राइब की बात कर लें, या फिर महिला सेक्शन की बात कर लें, यूथ के हिसाब से बात कर लें, उन सारी चीज़ों में एक बैलेंस गवर्नमेंट बनाई। देवेंद्र, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा हूं, क्योंकि 2014 से पहले अगर देखा जाए जो लोग बीजेपी के लिए काम करते थे या बीजेपी का झंडा लेकर नजर आते थे उनकी तादाद बहुत कम होती थी, जिसमें एक राहुल सिन्हा का भी नाम आता है, रितेश तिवारी भी हैं जो जीत कर भी आए हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत पहले से काम किया, जब उनका नाम लेने वाला तक कोई नहीं था बंगाल में, क्या उनको भी ध्यान में रखा जाएगा या कंसिडर किया जाएगा? राहुल सिन्हा तो ऑलरेडी राज्यसभा में आ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप वहाँ पे सरकार में मंत्री तो नहीं होंगे, चुनाव भी उनको नहीं लड़ा गया था, राज्यसभा सांसद वो हैं। लेकिन रितेश तिवारी निश्चित तौर पे एक प्रमुख नाम है। और बीजेपी की इस कैंपेन को अगर आप देखें तो जैसे ही बीजेपी ने ये अपने कैंपेन को इलेक्शन मोड में डाला था तो उसमें पहला काम इस बात को लेकर किया गया था कि पिछले विधानसभा चुनाव में ये जो अनुभव हुआ था बीजेपी को, टीएमसी से आए हुए लोग वो ज़्यादा प्रभावी हो गए और बीजेपी का अपना जो मूल कैडर है वो कहीं किनारे हो गया या उसमें डिफरेंसेस हो गए। इस बार बीजेपी उसमें बहुत ज़्यादा सतर्क थी और उस सतर्कता के साथ ही उसने पूरे कैंपेन को हैंडल किया है। जैसे अगर शुभेंदु अधिकारी 2020 के आसपास बीजेपी में आए और बीजेपी में आकर अगर उन्हें एलओपी बनाया गया, तो दूसरी तरफ सौमिक भट्टाचार्य जो कि हार्डकोर बीजेपी की विचारधारा के निकले हुए व्यक्ति हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा, एक नाम बस मैं जोड़ना चाह रहा हूँ इसमें, लॉकेट चैटर्जी का, क्योंकि वो लगातार काफ़ी दिनों से पार्टी के साथ जुड़ी रही, उन्होंने कैंपेन के दौरान भी काम किया है। क्या उनके बारे में भी कुछ सोचा जा सकता है या सोचा गया है? मेरे ख्याल अमित, इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। देवेंद्र, थोड़ी सी देर के लिए हम आपको इसलिए ब्रेक दे देते हैं, 12 बजे का बुलेटिन शुरू होगा और फिर उसके बाद आपको आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जितने भी नामों की फेहरिस्त अमित ने तैयार कर रखी, हर एक नाम पर हम आपसे करेंगे चर्चा। बहुत शुक्रिया आपका।